था कि कोई वस्तु चलती है तो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स असर न डाले। तो ये जो एक खास किस्म के बुद्धिवाद या इनलाइटनमेंट के माध्यम से, और जो साइंस जिसे कहा जाए कि जो ऑब्जर्वेशन पर, जो प्रेक्षण पर, जो प्रयोग पर जो आधारित ज्ञान है, प्रयोग और प्रेक्षण और इन्फरेंस पर आधारित ज्ञान है, उस ज्ञान को बहुत अधिक समाज विज्ञान में बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ा। और उस असर का, उसके प्रभाव का असर जैसे हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स को मैंने देखा, और इसी के साथ एक और व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहूंगा जो बहुत अधिक, वो भी वैज्ञानिकवाद से प्रभावित है, लेकिन उस वैज्ञानिकवाद से प्रभावित होने के बावजूद भी वो कुछ फेनोमेनोलॉजी, एक शब्द का प्रयोग मैं करना चाहूंगा जिससे आप लोग परिचित नहीं भी होंगे, तो इसे लिखिए और डिक्शनरी में देखिए मीनिंग, और ना समझ में आए तो फिर हमसे बात करिएगा। फेनोमेनोलॉजी, PHENOMENOLOGY, फेनोमेनोलॉजी। इस फेनोमेनोलॉजी के अर्थ में मैं जिस व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा उसका नाम है, जो जर्मनी का ही बहुत बड़ा चिंतक है, अरे भाई तुम्हारा नाम कहीं भूल रहे हैं जो वर्स्टियन वगैरह की चर्चा करता है, जो इस बात को बताता है कि किसी व्यक्ति को समझने के लिए ये जरूरी है कि उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए मीनिंग को समझा जाए, उसके द्वारा दिए गए गतिविधियों के मीनिंग को समझने की बात करता है वो जर्मन दार्शनिक, जिसमें वो कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के एक्शन को समझना है तो उस व्यक्ति के एक्शन को समझने के लिए जरूरी है कि आप उस व्यक्ति द्वारा दी गई मीनिंग को, उसके अर्थ को, उसके द्वारा दिए गए अर्थ से समझा जाए। उसमें उसने सोशल एक्शन को डिफाइन किया और कहा कि किस तरह से कोई भी सोशल एक्शन को कैसे समझा जा सकता है, समाज के यथार्थ को कैसे समझा जा सकता है, उसके लिए उन्होंने इस बात को कहा। और उनकी और कार्ल मार्क्स के बीच की, जब दोनों के टाइम अलग अलग हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी डिबेट है, वो डिबेट है खासतौर से कैपिटलिज्म के, पूंजीवाद के उद्भव के संदर्भ में उनकी डिबेट है कि पूंजीवाद का अभ्युदय कैसे होता है। जहां कार्ल मार्क्स जो है पूंजीवाद के अभ्युदय में एक खास किस्म के मैटेरियलिस्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, वहीं जो दूसरे दार्शनिक हैं जो जर्मन ओरिजिन के हैं, जो वर्स्टियन की बात करते हैं, उनका कहना है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है, उन्होंने कहा ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है वो कैपिटलिज्म के लिए जिम्मेदार है। सर हमें लगता है कि फिर आप मैक्स वेबर के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मैं सोच रहा था कि कोई बच्चा मेरी मदद करे। मैक्स वेबर जो है वह कहता है कि भाई प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है वो जिम्मेदार है कैपिटलिज्म के लिए, पूंजीवाद के विकास के लिए, क्योंकि प्रोटेस्टेंटिज्म में जो कहा जाता है कि भाई जितना पैसा बचाए उतना पैसा आप कमाए, टाइम इज मनी है, और अगर आप स्वर्ग जा रहे हैं तो ये पता चल जाएगा, अगर आप पृथ्वी पर खूब पैसा कमा रहे हैं तो इसके माने आप स्वर्ग जाएंगे। कुछ ऐसी बातें जो कि पैसे इकट्ठे करने वाली प्रवृत्ति को डेवलप करने से जो पूंजीवाद का विकास कैसे करके हुआ, जैसे इंग्लैंड भी प्रोटेस्टेंटिज्म था, तो एक खास ढंग से पूंजीवाद तो पूरे विश्व के बहुत से देशों में विकसित हुआ। ये बात जरूर है कि जो आपके इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, तो पहले टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन लीडिंग टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन ये है कि वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने भी उसमें रोल प्ले किया, ऐसा वैज्ञानिक कहना है। और कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद के विकास में, ये दोनों लोग पूंजीवाद के विकास पर कलम चलाते हैं, और कार्ल मार्क्स को बड़ा प्रभावित करता है लोगों को, और मैक्स वेबर भी प्रभावित कर रहा है। पूरी की पूरी सोशियोलॉजी वगैरह का जो डेवलपमेंट है आप देखेंगे, वो कार्ल मार्क्स को काउंटर करने के लिए सोशियोलॉजी पूरी डेवलप हुई, वगैरह उसके बड़े फायदे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ कार्ल मार्क्स ने कहा
कि जो हैव्स हैं वो किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन करके कार्ल मार्क्स ने जिस शब्द का प्रयोग किया सरप्लस वैल्यू शब्द का, कैसे सरप्लस वैल्यू का एक्सप्रोप्रिएशन कर, एक्सप्रोप्रिएशन का हिंदी में अनुवाद कोई और नहीं करके मैं कहूंगा एक बहुत भोजपुरी का शब्द है भकोसना। भकोसना मन होता है सब भोजन कर जाना, इसको भकोसना का। तो समाज में उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन में श्रमिक को जो कुछ भी आप दे दे रहे हैं उसके बाद जो बच रहा है उसको उन्होंने अतिरिक्त पूंजी किया, और उस अतिरिक्त पूंजी का जो भकोसन करने वाले लोग हैं वो लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस तरह से पूरे विश्व में पूंजीवाद का विकास हो रहा है। और ये पूंजीवाद अपने आप में आगे चल करके एक मोनोपोली कैपिटलिज्म को जन्म देता है, और मोनोपोली कैपिटलिज्म को लेनिन ने कहा ये जो है लेटेस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है, और ये पूरे विश्व में डोमिनेट कर जाएगा। और कार्ल मार्क्स का कहना था कि पूरे विश्व में पॉपराइजेशन, पॉपराइजेशन शब्द का अर्थ होता है गरीब होते जाएगा, पूरा विश्व गरीब होता चला जाएगा, इतना गरीब होता चला जाएगा कि पूरे गरीब लोग एकजुट होकर के जो धनी लोग हैं उन पर चढ़ाई कर देंगे। और चढ़ाई करने के लिए इसमें लेनिन के बारे में आपको जाना होगा, उसमें बड़ा भारी जीनियस या प्रोलिटेरियन रिवोल्यूशन शब्द, प्रोलिटेरिएट रिवोल्यूशन, कम्युनिस्ट पार्टी जो है होगी, जो हरावल दस्ता होगी, वैनगार्ड होगी, और उस कम्युनिस्ट पार्टी वैनगार्ड के माध्यम से एक प्रोलिटेरियन रिवोल्यूशन होगी, और प्रोलिटेरियन रिवोल्यूशन से जो क्लास एनिमी है उनको एनिहिलेट किया जाएगा, और एक क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण हुआ, इसका नाम होगा कम्युनिस्ट सोसाइटी। एक क्लासलेस सोसाइटी, एक वर्ग विहीन समाज का निर्माण होगा जिसमें राज्य मुरझा जाएगा। आप लोग ये सब शब्द सुने होंगे, पढ़े होंगे, राज्य मुरझा जाएगा, इसको अंग्रेजी में कहा गया स्टेट विल विदर अवे, मुरझा जाएगा, और राज्य मुरझा जाएगा, उसकी जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वस्तुओं का जो है वह एक प्रशासन चलेगा। ऐसा कम्युनिस्ट सोसाइटी में होगा। लेकिन यथार्थ में देखा गया कि राज्य मुरझाने के बजाय राज्य हरियाता चला गया, लोगों को जो है कब्जा करता चला गया। अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन ने अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन नोबेल प्राइज विनर, पूरी रचनाओं को कैसे सोवियत यूनियन के अंदर क्या क्या हो रहा है सब यूरोप में, अमेरिका में भेजा कि आपके प्रवाद का मकसद से बताया कि ये कम्युनिज्म जो है वो क्या हो रहा है, कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको पागलखाने में डाल दिया जा रहा है, साइबेरिया की जेल में डाल दिया जा रहा है, और स्टालिन जो उन सब का सबसे बड़ा बात है वो बैठा हुआ है, वो वही तय कर रहा है हर चीज की। अब जहाँ पर भी राज्य मुरझा जाएगा, वो राज्य मुरझाने के बजाय स्टालिन के रूप में राज्य बड़ी मजबूती से खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे राज्य वाकई उन लोगों का एक खास ढंग से मुरझा जाता है। जॉब के समय एक ये प्रक्रिया है जिसको कि आपको समझना चाहिए कि खास तौर से कैसे कुछ खास किस्म के पास्टुलेट्स थे, जो एजम्पशंस थे, उन पास्टुलेट्स और एजम्पशंस के आधार पर इतिहास में कैसे पैराडाइम बने, अवधारणात्मक ढांचा बने, उन अवधारणात्मक ढांचों के माध्यम से जो औजार थे, कैसे इतिहास के सत्य के बारे में, इतिहास के तथ्य के बारे में या इतिहास की रिपोर्टिंग के बारे में बताया गया, और के माध्यम से जो रिपोर्टिंग उसको कहा गया ये हिस्ट्री। और फिर उसके बाद उन लोगों ने कहा कि ये जो रिपोर्टिंग इतिहास की वह रिपोर्टिंग, अब आप लोग समझ गए होंगे कि सभी रिपोर्टिंग जो है अपने आप में कंपीटिंग कंस्ट्रक्शंस, ऑल द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आर कंपीटिंग कंस्ट्रक्शन। ये वाक्य का मैंने प्रयोग कर दिया तो आप लोग इसका अर्थ पता नहीं क्या समझ रहे होंगे। कंपीटिंग कंस्ट्रक्शन,
All the historical writings are competing of the historian. Historical writing is an intellectual construction of the historian. You should not in vain try to search for the truth in the intellectual construction which we call history writing by a historian. Only just see that a history writing is just like a poem. एक जैसे कोई कविता लिख रहा है, उस तरह से अगर आप चाहे तो किसी इतिहास के लेखन को कविता के रूप में आप देख सकते हैं। हमारे इतिहासकार ने ये कविता लिखी, कुछ इतिहासकार अपनी कविता लिख करके कह देते हैं इसके बाद कोई कविता नहीं लिख पाएगा, अगर लिखेगा तो उसको जो है साइबेरिया के जेल में फेंक दिया जाएगा। ऑफिशियल हिस्ट्री करके आई, सरकारी इतिहास है ये। इस सरकारी इतिहास के खिलाफ अगर आप लिख रहे हैं तो आप या तो पूछे नहीं जाएंगे या आप कहीं न कहीं अगर बहुत खतरा पैदा कर रहे हैं तो आप एक साइंटिफिक हिस्ट्री के नाम पर एक खास किस्म का दबंगई का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया, दोनों तरफ से किया गया, दक्षिण पंथ की तरफ से और वाम पंथ की तरफ से। लेकिन आप जैसे समझदार सुधी आपको इन दोनों बातों को एप्रिशिएट करते हुए ये बात जरूर जानना चाहिए कि इतिहास लेखन वास्तव में इतिहास लेखन कुछ अवधारणाओं के माध्यम से, कुछ एजम्पशंस के माध्यम से, किसी खास ऐतिहासिक प्रोसेस या प्रक्रिया पर एक अवधारणात्मक ढांचे के माध्यम से किया गया एक नरेशन है, एक नरेटोलॉजी। इस तरह की बातों को आप समझें। मैं सोचता हूँ कि अभी पोस्ट मॉडर्न और इन सब पर हमको बोलना था, लेकिन अब इसके बारे में क्या जो बताएंगे कब बोलना है तो बोलूंगा। अभी सोचता हूँ कि इतना क्लास काफी है, और अगर इस पर किसी को प्रश्न पूछना है, कोई जिज्ञासा व्यक्त करनी है, कोई ऐसा कुछ सवाल करना है तो आपका सवाल करिए। कोई सवाल पूछिए, कोई ऑब्जर्वेशन दीजिए। गुरु हाँ बताइए। सर मेरा एक प्रश्न था, आपने सपोजिशनल टर्म की बात की थी, तो सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि इतिहास लेखन या इतिहास अध्ययन के संदर्भ में इस सपोजिशनल शब्द टर्म का उसको कुछ अर्थ किया जा सकता है। इनहेरेंट मन होता है संश्लिष्ट, और इतिहास लेखक का एक छुपा हुआ सपोजिशन, एक छुपा हुआ मान्यता है। इसीलिए इतिहास लेखन में जो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री है, इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के बारे में तमाम विद्वानों ने चर्चा किया है। प्रोफेसर के.आर. देसाई, जिन्होंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन एक्टिविज्म लिखा, उन्होंने डिक्लेयर करके कहा कि मैं ये लिख रहा हूँ। उनका ये कहना है, और भी लोगों का कहना है कि आप इतिहास लेखन करते समय अपने लेखक को अपने सपोजिशंस के माध्यम को बता देना चाहिए। मेरे ये सपोजिशंस हैं, मेरे ये एजम्पशंस हैं, इसके आधार पर मैं इससे वो जान जाए कि ये व्यक्ति क्या करता है। सपोजिशंस और एजम्पशंस और इतिहास लेखन में इनहेरेंट। ठीक है, यही है प्रिंसिपल। समझ जाए। जी धन्यवाद सर। और कोई सवाल? फिर मुझे पोस्टमार्टम पर बोलना है, लेकिन Gangadharan, I can see you there. And this is something like a Byju's class where the students are given the opportunity to have two teachers at the same time. And I also feel benefited that
although you joined late, but I'm also happy that I have always you in my mind when I was speaking. So keeping you in my mind has always been something like a reference that I should be alert and I should be speaking whatever I'm speaking in a very alert mode because a giant historian is also listening to whatever I'm saying. And I'm also happy that I could say such things before you. The learned colleague which we have in our department, and I always am happy to interact with you. So, Professor Gangadharan sir, have you to say anything? समय में आप भी को ईस्टर्न टू वेस्टर्न मॉडल को इंटीग्रेट करके मतलब सपोजिशन से शुरुआत करके इनफैक्ट सपोजिशन को और एक तरीका में बोलेंगे कि हाइपोथेटिकल मॉडल से कैसे इतिहास बनाने का प्रयास करते हैं इस संदर्भ में आप सोशल साइंस का फिलॉसफी को इंटीग्रेट करके हेलो गंगा सर, मैं रोक रहा हूँ सर। आपके पास 2 माइक ऑन है इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। ओके, क्लियर। Sir, please repeat whatever you said. Earlier it was not decipherable. So please, sir, again speak what you said. His voice is not audible because he has off the yes now. स्लेट का थोड़ी अंतर है। हाइपोथेसिस है हमेशा एक मेथोडोलॉजी के आधार आप कुछ विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं। पोस्टलेट है आप कुछ विचार को सामने रख के वो कितना सही है उसको साबित करने का कोशिश करते हैं। इनफैक्ट इसमें प्रोफेसर पांडे जी का सबसे इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है हाउ टू लिंक ईस्टर्न आइडियाज विद वेस्टर्न परसेप्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसे नॉन डुअलिज्म अद्वैतिक विचार को कैसे हम फैक्ट रिलेटेड ओरिएंटेशन में रिलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट शायद आप लोग आजकल एक शब्द सुने होंगे पोस्ट फैक्ट और पोस्ट ट्रूथ करके, और इसका मेन फोकस होता था और आजकल जो यूज करते हैं इमोशन को इंपॉर्टेंस देने के लिए पोस्ट ट्रूथ। लेकिन इनफैक्ट अगर जैसे पांडे जी ने एक्सप्लेन किया जो अद्वैतिक प्रिंसिपल का सबसे मेन फोकस है आध्यात्मिक चिंतन के प्रभाव कैसे मटेरियल कल्चर के ऊपर प्रभावित कर सकता है। मींस नॉन ड्यूअलिज्म है, दो आइडेंटिटी है वो एक ही है। इसको साबित करने के लिए देयर इज एन ईस्ट वेस्ट इंटरैक्शन ऑफ आइडियाज। इनफैक्ट यही बात है हम लोग इनफैक्ट आज के शोध में विशेष रूप से हम लोग आने वाले समय में भी चर्चा करेंगे। और इनफैक्ट सर का और एक इंटरेस्टिंग बात है द इवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन कंसर्निंग रिसर्च। उसको पर्टिकुलरली मार्क्सिस्ट सिद्धांत को वेबेरियन विचारधारा को और इंटर रिलेट करके उन्होंने वर्णन किया है, वो भी मेरे ख्याल से आप लोगों का काफी यूज होगा। और ये एक इम्पोर्टेंट बात है मेरे ख्याल से आप लोग इस पे ध्यान रखना है। और अलग अलग टीचर्स आने में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में होगा, लेकिन फंडामेंटल आइडियाज है वो इंटर रिलेट होते रहता है। इसको ही आप लोग अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना। जैसे नेशनल मूवमेंट के नाम से अगर टाइप करेंगे तो कम से कम 10 किताब उसी टाइटल में आएगा। नेशन एंड नेशनलिज्म कम से कम 3 किताब है, आपको सीधे आ सकता है।
सो इसीलिए मैं क्या मेनली एम्फेसिस करना चाहता हूं, आप लोग जब आइडियाज इस तरह मिलता है, इसको पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार नोट्स बनाने का प्रयास करें। इनफैक्ट आज आप लोगों का एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होगा, आप जितना सुने हैं ये विचार को अपनी शब्दों पे कैसे आप संक्षेप में ले सकते हैं, बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर आइडियाज आर बहुत है, मतलब बहुत कुछ विचार आपको सामने है, देयर इज एन एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन उसको इम्प्लोड मतलब अपने मन से ग्रहण करना इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा, उसी के लिए है इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये ट्रेनिंग है। और खास करके इस समय है साहब ने एक ब्रॉड वेस्टर्न आउटलाइन को साथ इंडियन और यूनिकनेस को भी इंटरलेट किया। इनफैक्ट इसमें भी आप लोग अपने क्षेत्र के संदर्भ में, अपने शोध क्षेत्र के संदर्भ में इस विचार पर आप लोग जरूर ध्यान देना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक उदाहरण के लिए अगर आप पांडे सर का आइडिया को कैसे अपने थीसिस के संदर्भ में देखें, तो उनका एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है, मार्क्सियन मॉडल को वेबेरियन अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटररिलेट किया, क्योंकि मार्क्स ने पूंजीवाद के अनुसार मानव जाति का विकास को देखना चाहते हैं, दैट मींस मटेरियल कल्चर। लेकिन वेबर है एक सोशियोलॉजिस्ट है, उनका मेन फोकस है पीपल, यहाँ मैटर एंड पीपल, ये दोनों का कैसे इंटररिलेट करना। दोनों है एक ही मेथोडोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने अलग अलग मैटर को और अलग अलग सब्जेक्ट को चयन किया है। यही बात है हम लोग खास करके शोध के संदर्भ में अपनी शोध विधि के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। आपको लगेगा मैं तो जाके ट्राइबल सोसाइटी के बारे में काम करने वाला हूं, मुझे ये सारे बातों से क्या मतलब है। इनफैक्ट इफ यू अंडरस्टैंड दिस आइडियाज, यही आइडिया के द्वारा आप अपनी शोध समस्या को हाईलाइट कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड आवर रिसर्च प्रॉब्लम, you can use all these ideas. What we talk about capitalism or surplus or ideal type or bureaucratic model, all this idea है। अगर आप एथनोग्राफी स्टडी करें और आप एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन करें और साइको एनालिटिकल मॉडल में रिसर्च करें, हर क्षेत्र में ये विचार को आप यूज करना है। तो इसीलिए मुझे लगता है इनफैक्ट आज जो पांडे सर ने आप लोग के सामने वक्त रखा है, वो मेरे ख्याल से मैं विश्वास करता हूं अलग अलग आयाम पे अपनी टॉपिक को डील करने का एक नया उपागम को शुरुआत करने का मदद करेगा। तो इसीलिए इनफैक्ट इट्स अ सीरियस आइडिया टू थिंक अबाउट इट। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए ना, आप हमेशा इस बात को मेनली अंडरस्टैंड करना है। इनफैक्ट ए.के. रामानुजन का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट द नंबर थियरी। उन्होंने एक रात सोने का कोशिश किया, नहीं कर पाया, अचानक से मॉर्निंग में नींद के संदर्भ में उनको जो एक दर्शन मिला, वही दर्शन के उनका पूरी थियरी को एक्सप्लेन कर। मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कैसे आप सोचेंगे वैसे आपका चिंतन आपको गाइड करेगा। सो इसीलिए आप जो अभी प्रोफेसर से सुने हैं, ये एक तरीका में आपका चिंतन को प्रमोट करने का एक इनिशिएटिव है, लेकिन इसको अगर सीरियसली लेंगे तो और इसका प्रभाव जरूर आपके लेखन में, आपके शोध समस्या को डेवलप करने में मदद करेगा और इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बार बार इस बात में एम्फसाइज करता हूं, अनलेस अंटिल यू क्लियरली पॉइंट आउट और ले आउट अपना रिसर्च प्रॉब्लम है, आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हम लोग देख रहे हैं इवन 7th आरपीसी 8th आरपीसी में भी बच्चों का आइडिया नहीं होता है क्या विषय पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तमाम मैटर होगा, तमाम मटेरियल को कलेक्ट किया होगा, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उनको आइडिया नहीं होता है क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है। सो दैट्स व्हाई इन द इनिशियल डेज में आप लोग आत्मग्रहण करके आप अपना शोध के संदर्भ में कोशिश करिए। जैसे क्या है, एक परिकल्पनात्मक विचार है, परिकल्पनात्मक विचार में कैसे प्रत्यक्षवाद का प्रभाव है और अद्वैतिक विचार का भी कैसे प्रभाव है, ये दोनों का परखना ये आपका सवाल है।
यही आपका शोध है। आप जो शोध कर रहे हैं वही स्रोत को बहुत सारे लोगों ने यूज कर चुके हैं। ऐसे कोई नया स्रोत आपके पास नहीं है, लेकिन उसको देखने का नजरिया में आप परिवर्तन ला सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने का तकनीकी में आप परिवर्तन ला सकते हैं। और इसीलिए आपके शोध के सामने दो बड़ी चैलेंजेस है। All that research we engage is in imperfect by nature. मतलब जो कुछ हम शोध कर रहे हैं वो अपने आप अधूरा है। तो अधूरा होने के कारण से हम कुछ मतलब के समय है। So what we talk about 1950s may differ from what we talk about in 2000 or 2020s। maybe आजकल टाइम का प्रभाव काफी विस्तारित रूप things changes। 10 years back भारत का जो संसार व्यवस्था मतलब भारत का जो कम्युनिकेशन व्यवस्था था वो आज उसी से काफी डिफरेंट है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन परिवर्तन हो सकता है। सो देयरफॉर मैं सीरियसली सजेस्ट करूंगा, आज आप लोग जो कुछ सुने हैं इस विचार को आत्ममंथन करके और इसको अपने शोध समस्या में लाना जरूरी है। और आपके शोध डिजाइन में भी, रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज के समय अधिक होने से अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है, वी कैन टेक इट, अदरवाइज वी मे हैव टू मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स ऑन 24th January, that is on coming Monday. Any comments or any ideas or any suggestions or any queries? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, हमारा प्रश्न सर वो राकेश पांडे सर के व्याख्यान से संबंधित था। इसमें जो है सर ने जो है वो ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी के संदर्भ में हमने जो है थोड़ा सा उसका अध्ययन करने का प्रयास किया। तो हिस्टोरिकल रिसर्च के संदर्भ में जैसे कि ऑन्टोलॉजी को इस तौर पर परिभाषित किया गया है कि ये जो है रियलिटी के नेचर को जो है समझने का एक प्रयास किया जाता है कि जो वास्तविकता है, जो जगत में जो वास्तविकता विद्यमान है उसकी प्रकृति क्या है, इसके खोज में जो है ऑन्टोलॉजी विशेष तौर से लगा रहता है। और एपिस्टेमोलॉजी जो कि ज्ञान की जो संरचना शास्त्र है उसका निर्माण करता है। तो इनके दोनों के मध्य जो विभेद है वो बहुत अच्छे से सर स्पष्ट नहीं हो सका। तो हम सर चाहेंगे कि ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी के मध्य जो विभेद है वो थोड़ा अच्छे से सर स्पष्ट हो जाए और ऐतिहासिक शोध के परिप्रेक्ष्य में सर हम उनको देखना चाहता है। सर आप अपना विचार ऑन्टोलॉजी से आप शब्द से परिचित हो जाइए, ठीक है। और ये एक कॉलेज के संदर्भ में एक बड़ी गंभीर जो चर्चाएं शुरुआती दौर में ये हुई पूरे विश्व स्तर पर, तो चर्चा ये थी कि वास्तव में विश्व है, जैसे शंकराचार्य ने चर्चा किया कि वास्तव में विश्व है क्या। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कह रहा हूँ, न्यूटन ने चर्चा किया कि विश्व है, या आइंस्टीन ने चर्चा किया कि विश्व है, या आज के बहुत से नासा वगैरह के लोग हैं, बहुत से चर्चाएं की जाती। ऑन्टोलॉजी का मतलब कि एसेंशियली क्या है ये और जो एपिस्टेमोलॉजी शब्द है इसका मतलब होता है कि अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ज्ञान प्राप्त करने का क्या मेथड क्या है, एपिस्टेम उसका मेथड क्या है। देखिए, ऑन्टोलॉजी इज कंसर्न विद द एसेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स इन देमसेल्फ। वस्तुओं का अपने आप में क्या अर्थ है, अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग दार्शनिकों ने इसको ऑन्टोलॉजिकली बताया। और एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ है थ्योरी ऑफ नॉलेज, क्या है ज्ञान का सिद्धांत क्या है। एपिस्टेमोलॉजी समझने के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए, जैसे आप देखें कि भारतवर्ष में 6 स्कूल ऑफ ब्राह्मणिकल थॉट है, 6 स्कूल्स ऑफ ब्राह्मणिकल थॉट।
कहते हैं कि योग है और न्याय है, वैशेषिक है, वेदांत है, सांख्य है, ऐसे 6 प्रकार के स्कूल हैं। इन सभी 6 प्रकार के स्कूलों में एपिस्टेमोलॉजी या थ्योरी ऑफ नॉलेज की चर्चा हुई है, या पश्चिम के भी जो तमाम जो दार्शनिक स्कूल, सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, जो आइडियाज अपने आप में फिलॉसफी के सिस्टम को निर्माण करते हैं, उनमें इस पर बहुत चर्चा है कि क्या है इनका थ्योरी ऑफ नॉलेज या एपिस्टेम क्या है। हम जैसे बहुत साधारण ढंग से अभी बताना चाहे, साधारण ढंग से जैसे गांधी जी के ऊपर चर्चा किया, बड़े बड़े विद्वानों ने गांधी जी को समझने का प्रयास किया, गांधी जी को लिखा, लेकिन उसमें एक विद्वान ने कहा कि गांधी जी के एपिस्टेम को समझेंगे तो गांधी जी को समझ पाएंगे। गांधी जी का एपिस्टेम क्या है? एपिस्टेम माने हर व्यक्ति कैसे कोई चीज को समझ रहा है, गांधी जी कैसे समझ। अब जैसे गांधी जी से बहुत खास व्यक्ति पटेल ने कहा कि बाबू आपको कुछ लोग गोली मारना चाहते, तो क्या यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए? तो बापू ने कहा कि नहीं, मुझे सिक्योरिटी न बढ़ाई जाए, क्योंकि मुझे जब मरना होगा तो मेरा मरना तय है उसी शर्त पर। गांधी को समझने के लिए उनका जो एपिस्टेम माने द वे ही अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड, जैसे वो संसार को समझ रहे हैं, गांधी संसार को समझ रहे हैं कि भाई मेरा तय है पहले से और जो होना होगा होगा, इसको कहते हैं गांधी का एपिस्टेम। इसी तरह से हर व्यक्ति का एपिस्टेम है, और इस एपिस्टेम शब्द का क्वेश्चन मार्क करके अगर आज इतिहास में व्यक्तियों को समझना चाहेंगे, सुभाष बाबू को पढ़ेंगे, जवाहिर को पढ़ेंगे, किसी को भी पढ़ेंगे और उसके एपिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे। एपिस्टेम अपने आप में एक ऐसी चीज है जो गणित की तरह से एकदम साफ तो नहीं दिखेगी, लेकिन उसका अनुमान लगा करके आप समझ सकते हैं। इनका यह एपिस्टेम है, इस तरह से आप समझ सकता कि मुझे लगता है पंकज आप धीरे धीरे समझिएगा कि एपिस्टेम, एपिस्टेमोलॉजी शब्द का संक्षिप्त रूप है। एपिस्टेमोलॉजी माने होता है ज्ञान मीमांसा, कैसे ज्ञान को समझा जाए, और हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग एपिस्टेम होता है जो उसके संस्कार से उसको प्राप्त। उसका कैसा संस्कार, जैसे गांधी का संस्कार था वैष्णव जन को देने कहिए जो पीर पर आई जाने। अब गांधी का संस्कार है जी वैष्णव वह है जो दूसरे की पीड़ा समझे, ये उनका एपिस्टेम। उसी एपिस्टेम के चलते अकेले ही चल देते हैं नोआखाली में, एक ऐसी जगह जहाँ पर उनका कोई मतलब साधारण आदमी चले भाई ये मुसलमान बहुल इलाका में जा रहे कहीं मार मत दिया, लेकिन उनका अपना एपिस्टेम था कि मारे तो कभी जाएंगे, अब तय हो जाएगा कि मारना। इस तरह से ये एपिस्टेम हुआ। और ऑन्टोलॉजी जो है इससे अलग एक परिधि है, जो एक ऐसा शास्त्र है ऑन्टोलॉजी, तो ये तमाम लोगों की चर्चाओं को इंक्लूड करता है, जो वर्ल्ड के बारे में, विश्व के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचते हैं। ये है कि प्रोफेसर गंगाधरन यहाँ मौजूद है, अगर वो कुछ प्रकाश डालना चाहे तो। नहीं सर, धन्यवाद सर, बेहतर तरीके से दोनों चीजों को किया है। सर गंगाधरन सर से एक प्रश्न था सर, कल की जो है हेलो हाँ सर, कल सर आपने अपने व्याख्यान में सर ऐतिहासिक शोध के ही संदर्भ में कि जो भी ऐतिहासिक शोध को प्रारंभ करते समय जो शोध समस्या चयन है और किस तरीके से हम शोध की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, उसमें सर आपने ये कहा था कि ऐतिहासिक शोध में यह जरूरी नहीं है कि हम परिकल्पना निर्माण करें, केवल जो है शोध उद्देश्यों से भी जो है हम शोध की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और इस संदर्भ में सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जहाँ तक अभी तक जो हम लोगों की सर समझ रही है कि जब भी जो है अगर शोध प्रारूप तैयार किया जाता है तो उसमें सर जो भी द्वितीयक स्रोत हम पढ़ते हैं, उन द्वितीयक स्रोतों के आधार पर सर जो एक सामान्य समझ विकसित होती है
वो सामान्य समझ ही जो है हमारी परिकल्पना के निर्माण के सर आधार होते हैं, और उन्हीं को सर हम केंद्र रख करके और फिर जो है उस विषय का चयन करते हैं, और फिर उस मूल विषय तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों के माध्यम से सर हम पहुंचते हैं। तो सर ये सर थोड़ा सर स्वाभाविक नहीं लग रहा है, या फिर किस परिप्रेक्ष्य में सर आप कहें थे कि जो है परिकल्पना जो है जरूरी नहीं है ऐतिहासिक शोध के संदर्भ में सर? तो ये सवाल को मतलब थोड़ा विस्तार में भी हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स को ध्यान रखते हुए संक्षेप में एक बात एम्फसिस करना चाहता हूँ। इनफैक्ट हम लोग 2 लेक्चर्स अरेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हर व्यक्तियों ने अपने अपने मन से कुछ बताया है, लेकिन ये बॉटम लाइन है आपके सिलेबस के अनुसार अगर आप देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए मेनली एक हिस्टोरिकल स्टडी का, इसीलिए मैं पहले क्लास में ही बताया था, अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम से किताब ढूंढे आपको हजारों किताब मिलेगी, लेकिन किसी में भी स्पेशल रेफरेंस टू हिस्टोरिकल स्टडी के नाम से नहीं। कारण है मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हिस्टोरिकल स्टडी है एक हाइफेनेटेड स्टडी। हाइफेनेटेड स्टडी मतलब आप जो भी करें ये किसी फील्ड से संबंधित हो, शायद अगर राष्ट्रवाद के बारे में है, अगर इकोनॉमिक स्टडी के आधार पर हो सकता है, तो इसीलिए उसी डिसिप्लिन का मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या मेनली एम्फसिस कर रहे हैं हिस्टोरिकल है, 2 बातों का ध्यान रखें। आपका शोध का मकसद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप क्या एक्चुअली देखना चाहते हैं। बहुत सारे चीज है, यहाँ से अगर लंका जाने के लिए कोशिश करेंगे तो दोनों तरफ बहुत सारे चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आपका फोकस है लंका जाना है कैसे जाना, कितना स्पीड टाइम in terms of completing your work, in terms of what you say covering the nature of the work, and in terms of completing the task for which you engaged in। मतलब इस काम से हम एम्फसिस कर रहे हैं, बार बार आप शोध क्षेत्र को विस्तारित रूप से देखकर उसी में आप अपनी शोध समस्या को संक्षेप में परिभाषित करें, और उसी के संदर्भ में आप 3-4 सवाल उठा सकते हैं। वो सवाल आपको उद्देश्य भी बनेगा, वही सवाल आपको परिकल्पना भी बनेगा, वही शोध का परिणाम है आपका निष्कर्ष भी। तो इसी रीति से अगर आप करने का प्रयास करेंगे, आप इधर उधर भटकने का चांसेस है वो कम हो। अगर इफ यू वांट टू सी फाइंड आउट द एंट्रेंस ऑफ बीएचयू, अगर आप जाते रहेंगे तो चारों तरफ मिलेगा, लेकिन व्हाट इज एग्जैक्टली द एंट्रेंस यू वांट टू गेट आउट, इसके लिए एक रफ आइडिया बना देते हैं, एक रफ निशान और लैंडमार्क आपको मिल जाता है, देन आपका काम आसान है। तो इसीलिए हम लोग वी आर ट्राइंग टू मतलब जो आपको धीरे धीरे कुछ आइडियाज मिलेगा, आप जैसे मानते हैं वैसे शायद मिलने में दिक्कत होगा, बिकॉज वी ऑल सी थिंग्स इन डिफरेंट वे। हम सब लोग अलग अलग तरीका में, अलग अलग नजर में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य के अनुसार और अलग अलग दृष्टिकोण पे देखते हैं। So to bring all of them together in one wavelength may not be possible, but लेकिन सब लोगों से सुनने से क्या हो जाएगा, आपका रास्ता क्या होना चाहिए, इसको आप निर्णय करें। So that means what I'm trying to say is that परिकल्पना ही एक शुरुआत है आपका काम। अगर आज से ही अगर ये किताब पढ़ के आप एक निर्णय लेना चाहते हैं, वो आपके लिए पूरी तरह मदद नहीं है। आप उसी एक ही किताब के लेख से आप पूरी तरह अपना समझा। तो सेकेंडरी वर्क से ही आप काम करते हैं, सही बात है, आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, प्राइमरी वर्क से भी और सेकेंडरी में भी, लेकिन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप जिस विषय पर काम करना चाह रहे हैं उसमें क्या आप लाना चाहते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू वांट। अगर आप दुकान चले गए, आपके पास कितना पैसा है उससे ज्यादा वहां क्या खरीदना है। अगर आप जाकर क्या कहते हैं एक ग्रोसरी स्टोर में जाकर टीवी और एयर कंडीशनर खरीदने का कोशिश करेंगे तो आपके पास जितना भी पैसा है उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां वो माल नहीं मिलता। तो उसी तरह है, हम लोग जरूर ध्यान रखना है हमारे शोध में, क्योंकि यही आप लोगों का शुरुआत का काल आने वाले समय है। अगर आपके पास एक आइडिया है, एक रोड मैप है, आपको कोई भी मदद कर सकता है। दैट्स द रीजन
I've been emphasizing. In fact, in due course of time, आप लोग particularly hypothesis का nature और its behavior और null hypothesis, ये सारे विषय पर है, हम आने वाले समय में जरूर लेक्चर्स में क्लास में हम लोग बात करेंगे। इसके विषय पर अगर आप बात करना चाहते हैं, इनफैक्ट थॉमस कुन का, इनफैक्ट हम लोग इसके बारे में बात करें, अगर आपको इंटरेस्ट है अभी पढ़ने का, तो यूनिकनेस ऑफ साइंस के बारे में एक आर्टिकल है, सो उसी को अगर आप देखते हैं, वहां पे हाउ हाइपोथेसिस लीड्स टू फाइंडिंग ऑफ आंसर्स, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। में भी आपका टाइप्स ऑफ हाइपोथेटिकल मॉडल को समझा देता है। तो ये मेरे ख्याल से अभी आंसर है, लेकिन आने वाले समय में भी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके आरपीसी रिपोर्ट पर्टिकुलरली आने वाले समय आप लोग लिखेंगे, जिसमें आपके सामने सबसे बड़ी सवाल होता है, तो एक रिपोर्ट बनाना मतलब क्या है? सिर्फ किताब का अवलोकन करने से अपना काम हो जाएगा, और अपना किताब अवलोकन के द्वारा भी आप अपना शोध के विषय पर क्या कुछ विचार प्रकट कर सकें, ये एक सवाल होता है। सो इन वे कमिंग डेज में आई एम श्योर आपका सवाल को और विस्तारित रूप से जवाब देने का। थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद सर। और एनीबडी कोई क्वेश्चंस है? Won't there not be mind and the rational approach be hard for the audience on that particular point? पांडे सर, आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या बोले जरा बताइए, क्या प्रश्न है? सर चैट बॉक्स आवाज नहीं आ रही है सर, आप देख सकते हैं। जरा तेज बोलिए भैया। आप बोले सर, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है सर, आप थोड़ा देख सकते हैं? यस आई सी। यस सर। सार का क्वेश्चन क्या हाईलाइट करने से हमारा काम को समझौता कर रहे हैं, यही उनका सवाल है। इसका सवाल ये ऋषभ वर्मा है क्या? Sir, I wanted to ask that if any researcher or student mentions their assumptions in the introductory part, won't their work be compromised and a rational approach be hard for the audience on that particular work? Yes sir. I can understand. Actually, I would like to respond. मैं इनका उत्तर देना चाहूँगा. Actually, as I said, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, ठीक है? अंग्रेजी में बोले कि हिंदी में बोले, बच्चा बताओ। मैं ये कह रहा था कि assumption जो है वो इनहेरेंट है। आप इस बात का अर्थ समझिए कि assumption इज इनहेरेंट। साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का बैठा हुआ व्यक्ति नेशनल मूवमेंट के बारे में जब कोई चीज दिखेगा, तो उसका जो एजम्पशन है वो खास ढंग का एजम्पशन है। और फिर साउथ इंडिया में भी अगर वो ब्राह्मण होगा तो उसका अपना अलग एजम्पशन होगा, अगर वो नॉन ब्राह्मण होगा तो अलग एजम्पशन होगा। खुल के अगर वो बता देगा कि मेरा एजम्पशन ये है तो अच्छा रहेगा। एजम्पशन बता देना कोई बुरा नहीं। एजम्पशन अब लोगों को ये बात ख्याल में आ गया कि बहुत छुप करके कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। आप खुल के कहिए कि मेरी ये पोजीशन है, मेरी ये मान्यता है, मेरा ये विश्वास है, और मैं इस विश्वास के आधार पर सच्चाई को ऐसे देख रहा हूँ और ऐसे वर्णन कर रहा हूँ। तो एजम्पशन बताना अपने आप में कोई सच्चाई से कंप्रोमाइज नहीं है। एजम्पशन बताना और अधिक सच्चाई को बताना है। भाई मेरे इस एजम्पशन से मैं दलित हूँ, मेरे अनुसार भारत का इतिहास यह है, और दलित में भी मैं इस कैटेगरी का दलित। आप देखेंगे कि सभी लोग जो इतिहास लिख रहे हैं
उनके इतिहास लेखन में उनके खुद के व्यक्तिगत जो उनकी अपब्रिंगिंग है, जो उनका कल्चर है, उनकी जो लाइक्स और डिसलाइक्स है, इन सब का उनके लेखन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो पहले ही वो बता दे। अब जैसे प्रोफेसर गंगाधर, उनका नाम क्या है, एलोसियस। अब एलोसियस ने लिख दिया कि नेशनलिज्म जो नेशन में जो नहीं है उसमें नेशनलिज्म खोज रहे हैं। इफ आई एम रिपोर्टिंग करेक्टली, उनका नेशनलिज्म पर काम है एसोडियस। जवाहरलाल नेहरू से पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, जेएनयू से। अब जेएनयू से हैं, उनको भारतवर्ष में राष्ट्रवाद नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो मत दिखे, लेकिन वो नहीं दिख रहा है उनको। कुछ लोगों को बस राष्ट्रवाद ही दिखता है, तो कह देंगे नहीं मुझे दिख रहा है। तो आप जो भैया प्रश्न पूछे हैं उसमें उनको राष्ट्रवाद इसलिए नहीं दिख रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना, वो गाना है एक, मैं अंधेरे जंगलों से जा रहा था, आ रहा था कि जा रहा था, अमिताभ बच्चन ने गाना गाया, तो फिर मुझे शेर ने पकड़ करके खा लिया। तो बच्चे ने पूछा कि अभी तो आप जिंदा हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे ये भी कोई जिंदा है, ये भी कोई जीवन है, मैं क्यों। इसी तरह से कोई कह सकता है कि ये राष्ट्रवाद भी क्या हमारे लिए है, हमारे लिए राष्ट्रवाद नहीं है, होगा जिनके लिए होगा उनके लिए राष्ट्रवाद। इस तरह से मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं कोई राष्ट्रवाद की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी का एजम्पशन ये हो सकता है, उस एजम्पशन में वो कहेगा कि नहीं है राष्ट्रवाद, कहाँ राष्ट्रवाद है। तो एजम्पशन, अब एलोसियस का एजम्पशन उन्होंने क्लियर किया नहीं, लेकिन जब उनकी पूरी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनका एजम्पशन आपको क्लियर पता लग जाएगा। और वो कह रहे हैं कि पीपुल आर सर्चिंग फॉर नेशनलिज्म वेयर देयर इज नो नेशनलिज्म। लोग नेशनलिज्म को खोज रहे हैं जहां नेशनलिज्म है ही नहीं। अब इस पर बात होगी कंपीटिंग नेशनलिज्म से एक शब्द होता है, प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रवाद। आप देखेंगे आजादी की लड़ाई के दौर में राष्ट्रवाद की कई परिभाषाएं आती हैं। तो एक सिंगापुर के विद्वान हैं, उनका नाम सुंदर लिंगम करके, सुंदर लिंगम, और वो किताब हमारे पास है, आप लोग लाइब्रेरी में कहीं मिले देखिएगा। उन्होंने एम बेसेंट से लेकर के, एम एन रॉय से लेकर के, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, गांधी से लेकर बहुत से विद्वानों के सबके नेशनलिज्म के इतिहास को उन्होंने कहीं का अलग से। क्या आपसी मजेदार नेशनलिज्म को मान रहे हैं? क्या नेशनलिज्म भारत में वैदिक काल में था? क्या नेशनलिज्म 19वीं शताब्दी के मध्य से आया? आपसी मजेदार कह रहे हैं कि 19वीं, कह रहे हैं कि नेशनलिज्म बहुत प्राचीन काल से था। चाणक्य का जो सीरियल आता था चाणक्य, उसमें एक कविता गाई जाती थी, हम कहे राष्ट्र आराधन, धन से मन से धन से, हम कहे राष्ट्र करे राष्ट्र आराधन। जैसे लग रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के 320 ईस्वी में राष्ट्र था और उसका आराधन चुटिया लगा करके चाणक्य करा रहे थे। कोई कह सकता है कि यह एक कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन बाद के लोगों का है। उस समय नेशनलिज्म नहीं था। कोई चाहे तो कह सकता नहीं था साहब, चंद्रगुप्त मौर्य के समय नेशनलिज्म था, जब उसने पूरे भारतवर्ष को एकजुट किया, एकजुट करके एक फ्रंट दिया, विदेशी शासन के विरुद्ध एक फ्रंट पैदा किया। वो फ्रंट जो था वो नेशनलिज्म था। भारत की अपनी एक कल्चरल पहचान थी, उस कल्चरल पहचान को एसर्ट करने के लिए, सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करने के लिए एक राष्ट्र का भाव था, राष्ट्र के प्रति लगाव था। बहरहाल, अगर मैं बहुत लंबा नहीं बोल रहा हूँ तो मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि assumption is inherent in historical writing। किसी भी इतिहास लेखन में assumption inherent। अब आप ये बात, आज यही वैज्ञानिक बात, एक जमाने में लोग assumption नहीं बता करके सब बातें कह देते थे, लेकिन अब जैसा मैंने पहले कोट किया कि यार देसाई ने कहा इस बात को, हर व्यक्ति को अपने मेथोडोलॉजी को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि ये मेरी मेथोडोलॉजी है, ये मेरा एजम्पशन है। जैसे उन्होंने
सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म लिखा कि मेरी नेशनलिज्म ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर मैं लिखा, तो assumption बता दिया उन्होंने। महाराज मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात क्लियर कर दिया। बताइए भैया, कैसा आप, डू यू एग्री विद, आप सहमत हैं जो मैंने कहा, या ना भी सहमत हो तो आपने सुन लिया मुझे? बोलिए। ऋषभ वर्मा जी सर, ठीक, तो ठीक है, यही है, ये तो बहुत अच्छा, इस क्लास के माध्यम से यही ज्ञान बोध है, यही ज्ञान बोध है कि आदमी समझे कि वास्तव में एक जमाने में लोग सोचते थे कि एजम्पशन बड़ी बुरी चीज है, ये वैल्यू फ्री सोशल रिसर्च होगा, मूल्य मुक्त सामाजिक अध्ययन, एक होता है वैल्यू लोडेड सोशल रिसर्च। ये सब शब्दावलियों से आप लोग इन्हें परिचित जरूर हुए होंगे, वैल्यू फ्री रिसर्च और वैल्यू सापेक्ष रिसर्च। तो आज पीएचडी करते समय ये जो कोर्स वर्क चल रहा है, उसमें ये बात और क्लियर होकर के आप लोग माननी चाहिए, हर व्यक्ति के अपने वैल्यूज हैं, अपने एजम्पशंस हैं, अपने अच्छे और बुरे का ख्याल है, ये अच्छे बुरे का ख्याल को ही वैल्यू कहते हैं, मूल्य कहते हैं। उस मूल्यांकनात्मक व्यवस्था में हर व्यक्ति का अपना एक वैल्यू सिस्टम है। कई बार वो वैल्यू सिस्टम बहुत से लोगों में पर्कुलेट करता है, उस मूल्यांकनात्मक व्यवस्था से सामाजिक सच्चाई को लोग देख सकते हैं, और इतिहास भी एक सामाजिक सच्चाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। थैंक यू सर। आई थिंक सो हम लोग इस विषय पर और भी आने वाले समय जरूर बात करेंगे। इनफैक्ट असम्पशन और हाइपोथेटिकल मॉडल, और इसी के साथ ही साथ हम लोग जो रिसर्च में बात करते हैं उसका भी अलग अलग अप्रोचेस है। इनफैक्ट आने वाले समय है, क्या कैन वी स्टार्ट विद आवर असम्पशंस, आवर थीसिस, और इफ इट इज असम्पशंस, कैसे असम्पशन को बनाना, उसको भी कुछ विधि है। तो इस विषय पर हम लोग आने वाले क्लास में बात करेंगे। दैट्स द रीजन इनफैक्ट आई टोल्ड यू दैट हम लोग स्टार्टिंग में ही आप अपना शोध का उद्देश्य के अनुसार करने समय है, आपके मन में अलग अलग संदर्भ में मतलब अलग अलग तरीका में असम्पशन को डेवलप करते हैं, लेकिन वो असम्पशन को हम लोग अलग तरीका में देख सकते हैं। जैसे सर ने पहले बोल दिया पोस्ट लेट कर, इनफैक्ट असम्पशन का पोस्ट लेट का क्या अंतर है इसको आप समझेंगे, फिर आप क्यों अपना इंट्रोडक्शन में असम्पशन लिखना जरूरी है और पोस्ट लेट लिखना जरूरी है, और हाइपोथेटिकल मॉडल से अपना प्रॉब्लम को हाईलाइट करना। इन सारे बातों पर हम लोग आने वाले क्लासेस में जरूर बात करेंगे। थैंक यू फॉर रेजिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और इसी सवाल के साथ और इसी जवाब के साथ हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं। फिर वी विल मीट अगेन ऑन 24 जनवरी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.